क्लास 6th। अब हम करेंगे पेज नंबर 5 तक। पहले हमने कर लिया था कुछ क्वेश्चन के बारे में, मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे है, हमारे जो वेद हैं, हमारी सबसे पुरानी किताबें जिनकी मैंने पहले बात की थी, वो कितने हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब तक हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से लोग, किस तरह से गांव बने, किस तरह से लोग यहाँ पर आए, कौन कौन से जाति और समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे पहले से, और कौन बाहर से आए। ठीक है, अब क्या होता है, आगे चलते हैं, बस अभी चली हुई है। ठीक है, अब बोलते हैं आगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बोलते इतने में अचानक बस रुक गई। ठीक है, और कंडक्टर बोला लो मनाली पहुंच गए। ठीक है, बस अचानक रुक गई और कंडक्टर ने सीधा बोला कि मनाली पहुंच गए। देखो, कहानी सुनाते सुनाते मनाली पहुंच गए। सभी बच्चे बातें करते करते बस से उतर गए और रात्रि विश्राम के लिए होटल की ओर चल दिए। और रात को विश्राम करना था क्योंकि सफ़र लंबा था। चलिए आगे देखते क्या होता है। आओ पता करें, अपने माता पिता या परिजनों से पूछें कि आपका परिवार या पूर्वज क्या इसी गांव के अथवा स्थान के स्थायी निवासी हैं या किसी और स्थान से आकर यहाँ बसे हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। तो ये बच्चों आपके लिए टास्क दिया हुआ है, आप घर में हैं आजकल तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं अपने माता पिता से या अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, परिजन हैं, दादा दादी जो भी हैं, तो उनसे पूछें कि आपकी जो फैमिली है वो पहले से यहीं रहती थी जहाँ पर आजकल आप हैं, जहाँ पर आपका घर है, या उनके उनके दादा के दादा या पूर्वज है वो, या कहीं और से आए हैं। अगर आए हैं कहीं और से तो कहाँ से आए हैं, तो इसके बारे में आप पता करें। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है तो ये इसके बारे में पता करना है। जैसे हो सकता है आप भी आर्य लोगों की तरह या खस लोगों की तरह, जो क्षत्रिय हैं उनकी तरह, आप भी कहीं मंगोलियन तो नहीं है। ठीक है, या मंगोलिया से आए, कजाकिस्तान से आए हैं, मध्य एशिया से तो नहीं आए कहीं आप लोग भी। तो इसके बारे में, या इसी तरह से आप कहीं और के तो नहीं हैं, या आपके घर पहले मंडी में हो, ठीक है, या आपके पहले घर शिमला में हो, या आपके पुराने घर कहीं कुल्लू मनाली में तो नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने पूर्वजों को पूछना है, दादा दादी को, माता पिता को, जो भी है आपके घर में बुजुर्ग है, ठीक है, उनसे पूछना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सी पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है आपकी बुक के ऊपर। तो ये आपका यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, ये मनाली में है और ये हिडिंबा मंदिर है। ठीक है, हिडिंबा मंदिर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कि हिडिंबा मंदिर के, तो पहले पिक्चर देख लीजिए तो ध्यान से। ये हिडिंबा मंदिर है, पीछे देवदार के पेड़ आपको दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी जाने, जैसा कि यहाँ पर लिखा है और भी जाने, तो और भी जानते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो और भी जाने हैं, किसके बारे में और जानेंगे, हिडिंबा के बारे में। हिडिंबा देवी मंदिर है तो हिडिंबा देवी का कुछ थोड़ा परिचय आपको दिया जाएगा यहाँ पर। और भी जाने जैसा लिखा है, महाभारत की बात हो रही है। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो वो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था, तो उससे संबंधित था। महाभारत के अनुसार पांडव जब लाक्षागृह अग्निकांड से बचकर इधर उधर भटक रहे थे तो वे हिमालय के घने जंगलों में पहुंच गए जहां हिडिंब नाम के राक्षस का राज था। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। तो बोलते महाभारत के समय जब पांडवों को लाक्षागृह में एक घर बनाया हुआ था, लाख का घर बनाया हुआ था जो जल्दी से आग पकड़ लेता था, तो उस आग वाले घर में उनको, पांडवों को रखा गया था और बाद में उस घर को आग लगा दी गई थी। तो उस आग अग्निकांड से बचकर वो इधर उधर भटक रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो पांडव कहाँ पहुँच गए, पहाड़ों में जाकर, यानी कि यहाँ हिमालय में जाकर आ गए, वहाँ के घने जंगलों में पहुँच गए। और यहाँ पर हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। कौन से नाम का, हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था।
तो हिडिंबा जो कि हिडिंब की बहन थी, हिडिंब और हिडिंबा भाई बहन थे। तो हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। तो हिडिंबा जो हिडिंब की बहन थी को उसके भाई ने पांडवों को मारने के लिए भेजा। हिडिंबा को उसका भाई भेजता है, हिडिंब भेजता है कि जाओ पांडवों को मार दो, क्योंकि वो जंगल में आए हुए हैं, हमारे इलाके में आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हिडिंबा की अधिक प्रतीक्षा ना कर भाई हिडिंब वहां पहुंच गया। तो इसका अब जब से जैसे वो बोलते हैं तो उसकी ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करता है, वो खुद ही चला जाता है कि चलो मैं ही चला जाता हूँ। और वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ वीर भीम ने, जो भीम है पांडवों के भाई हैं, तो उनमें पांडवों में से एक भीम भी थे। तो भीम ने हिडिंबा को, सॉरी हिडिंब को, हिडिंबा के भाई को वहाँ पर धराशाही कर दिया, धराशाही पराजित कर दिया और मार ही दिया मेरे ख्याल से। तो मार देता है वो भीम इसको। तो सभी भाइयों के परामर्श में माता कुंती ने भीम को हिडिंबा से विवाह करने की आज्ञा दे दी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिडिंब को मारने के बाद हिडिंबा अकेली हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पांडवों के, पांडव जो हैं उनके बड़े भाई भी, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर और पूरे पांडवों ने और माता कुंती ने जो उनके साथ वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने भीम का विवाह जो क्या कर दिया, हिडिंबा से करवा देते हैं। तो मानव के सहचर्य से हिडिंबा के संस्कारों में मूलभूत से परिवर्तन हुआ। और जैसे जैसे बोलते हैं इंसान के साथ, है ना, पांडवों के साथ रहकर हिडिंबा के जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो क्या बन जाती है, वो इंसानों की तरह ही बन जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं पांडवों ने उसे मनुष्यत्व व ममतत्व प्रदान किया और लोगों के ने देवत्व प्रदान किया। तो इससे क्या हुआ, पांडवों के बीच में रहकर उसमें मनुष्यता आ गई, यानी कि वो इंसानों की तरह रहने लगे और उनको प्यार से रखा। ठीक है, और बाद में लोगों ने उनको देवत्व दिया, यानी कि देवता के रूप में स्वीकार किया हिडिंबा को। तो बोलते हैं हर मानव अच्छे संस्कारों एवं कर्मों से व्यक्तित्व विकास कर सकता है। तो देखो, जन्म से हिडिंबा माता एक राक्षसी थी, पर क्या हुआ, पांडवों पांडवों में भीम के साथ शादी होने के बाद वो एक इंसान की तरह रहने लगे और धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आया और बाद में लोगों ने उनको देवता के रूप में माना या देवी के रूप में माना। तो इस तरह से इंसानों में परिवर्तन हो सकता है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हम इंसान ही खुद जंगली के रूप में रह सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, और हमसे ही जो अगर अच्छा स्वभाव रखें तो हम जो है एक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, संस्कार बढ़ा सकते हैं अपने, जिससे हमें मानव और मानव मनुष्यत्व मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो बोलते हैं 2 दिन मनाली में घूमने के पश्चात सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर गए। अब बच्चे 2 दिन मनाली में घूमे और सभी बच्चे अपने अपने घर गए। और घर पहुंचने पर शिखा दौड़ी दौड़ी अपने दादा दादी के पास पहुंची। दादी जी बोली, अब देखो शिखा जो है, शिखा के घर की बात हो रही है, तो दादा दादी के पास वो एकदम से पहुंच जाती है। तो दादी बोलती है, शिखा कहाँ कहाँ घूम के आए हो। तो दादी बोलती है ना, दादी ने शिखा से पूछा, शिखा कहाँ कहाँ घूम के आए हो भाई। शिखा खुशी से उछलती हुई दादी जी, शिखा जो है कहती है, दादी जी हम मनाली घूमे और दादाजी मुझे तो वहीं जाकर पता चला कि लोग हिमाचल में कैसे पहुंचे होंगे। अब देखो, शिखा को पता चल गया कि हिमाचल में कैसे पहुंचे लोग। आपको भी पता चला, जैसा मैंने पहले बताया था। और जिसको पता नहीं चला वो फिर से वीडियो देखे पहला पार्ट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हिमाचल में पहुंचे। अब बोलते हैं, दादाजी तुम तो बहुत सी जानकारी लेकर आई हो, पर क्या तुम्हें भी पता है कि वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनके क्या क्या व्यवसाय थे। और जैसे कि दादाजी पूछते हैं भी, अच्छा अगर यही पता किया कि कौन कौन कहाँ से आया, पर ये भी पता है कि वो लोग कैसे रहते थे और क्या क्या खाते थे, क्या क्या काम करते थे, व्यवसाय करते थे, व्यवसाय होता है काम, तो काम क्या क्या करते थे। तो सीखा कोतूहलवश, दादाजी बताओ ना। और शिखा को तो इसके बारे में पता नहीं था, तो मैडम ने नहीं बताया था, तो दादाजी से ही पूछने लगी कि दादाजी आप बता दो, आपको तो पता होगा। तो दादाजी कहते हैं, बेटी
प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में जब लोग यहाँ आए तो उन्होंने समूहों में रहना शुरू किया। जैसा कि पहले बताया कि वो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, एक समूह में 10 से 20 लोग इकट्ठे रहा करते थे। तो एक समूह में कितने लोग रहते थे? 10 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग रहते थे। तो एक क्षेत्र में इस तरह के 20 से 30 समूह अपना जीवन यापन करते थे। तो इतने ही 20 से 30 समूह जो है, या बोलते जो 10-20 का एक ग्रुप बन गया, वो एक जगह पर रहा, फिर थोड़े आगे जाके 10-20 का, तो इस तरह से वो 20-30 ग्रुप रहते थे। तो इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे एक एरिया में। ठीक है, जैसे गांव आपको दिखता है ना, एक घर यहाँ एक घर यहाँ, ऐसा समझ लीजिए 10-20 का एक घर था। ठीक है, फिर बोलते हैं आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा में उस समूह को, और आधुनिक भाषा मतलब आजकल की जो भाषा है, आजकल जो लोग वो भाषा बोलते हैं, उसी भाषा को आधुनिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक भाषा में ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता होगा? तो ऐसे ग्रुप को आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और यही वो ग्रुप हैं जिनको आधुनिक भाषा में आजकल क्या कहा जाता है? परिवार। और एक क्षेत्र में जितने सारे परिवार या मवाना रहते थे, जैसे गांव, फिर उसको क्या कहा जाता था? गांव कहा जाता था। ये परिवार प्रत्येक कार्य स्वयं ही करते थे, अपने आप करते थे काम भाई। इस तरह कार्य करते करते लोग कार्य कुशल हो गए। ठीक है, कार्य करते करते उनमें क्या हो गया? क्वालिटी आ गई। तो जैसे बोलते हैं, आज आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ को स्वेटर बुनते हुए, ठीक है, कुछ को जुराबे बुनते हुए। तो ऐसे ही काम पहले लोग खुद ही करते थे, दुकानें वगैरह नहीं थी, सामान वगैरह कुछ नहीं लाते थे। काम भी अपने जूते चप्पल कपड़े वगैरह सब काम खुद ही करते थे। ठीक है, तो एक ही परिवार के कई लोग इन कार्यों में निपुण होते गए। और बाद में क्या हुआ? ये लोग जो है बहुत ज़्यादा निपुण हो गए। बहुत ज़्यादा एक काम को करते करते, कोई जूता बनाता था तो पहले पहले उसके जूते खराब खराब बने, ज़्यादा अच्छे नहीं बने। फिर वो बार बार उस काम को करता गया तो अच्छे अच्छे क्वालिटी के जूते बनाते गए। बर्तन बनाने वाले बर्तन बनाते गए, हथियार बनाने वाले हथियार बनाते गए, घर बनाने वाले घर बनाते गए, और साजो सामान जितना भी घर के लिए लगता था, घड़े बनाने वाले, ठीक है, और बर्तन बनाने वाले, तो ज़्यादा क्वालिटी में निपुणता हासिल करने लगे। और उनका सामान जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा, बहुत बढ़िया बनाने लगे, फिर अलग अलग डिज़ाइन के बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ? उनका एक काम था, व्यवसाय था। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका कौशल उनके बच्चों तक पहुंचता गया। ठीक है, फिर बच्चे भी उस काम को सीखने लगे, क्योंकि वो घर में होता था। तो बच्चे, उस टाइम पे स्कूल नहीं होते थे, तो बच्चे वही काम करते थे जो घर वाले जो काम करते थे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए और पढ़ाई करवाई जाए, ऐसा बहुत ही कम होता था। तो फिर उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। बच्चे घर में ही काम करते थे, घर वालों का जो काम करता था उसी को ही बच्चे भी करते थे, और बच्चे भी अब निपुण होने लगे। ठीक है, धीरे धीरे कौशल बच्चों तक गया और परिवार में विशेष निपुण होते गए बच्चे भी। एक ही तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति संगठित होकर रहने लगे, और उन्होंने कार्यों को व्यवसाय का रूप दे दिया। और सेम कार्य का, जैसे मान लो कोई अगर जूते का काम करने लगे, तो वो परिवार अलग ही हो गया कि आपने जूतों का ही काम करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जो जूते का काम करने लगे वो जूते का काम करने लगे, और जो खेती बाड़ी करने लगे वो खेती बाड़ी ही करने लगे, जो घड़े बनाते थे वो घड़े बनाने लगे, जो औजार बनाते थे औजार, जो हथियार बनाते थे हथियार, और वो इकट्ठे रहने लगे। और खेती बाड़ी के साथ साथ उनके घरेलू व्यवसाय, उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार होता गया। और आर्थिक दशा, उनको पैसे भी मिलते, पैसे तो उस टाइम पे होते नहीं थे, तो मतलब सारा सामान खुद ही था, खेती बाड़ी खुद ही करनी। और इससे इस तरह से वो क्या हुए? अमीर होते गए। अनाज जिसके पास ज़्यादा होता था पहले वैसा ही अमीर होता था, जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे तो वो उतना अमीर होता था, पैसे तो होते नहीं थे। तो ज़रा सोचिए कैसे वो लोगों से सामान खरीदते होंगे अगर जब पैसे नहीं थे। तो ये भी आपने अपने दादा दादी से पूछना है कि अगर पुराने समय में जब पैसे नहीं होते तो लोग सामान कैसे खरीदते थे? दालें चावल अनाज जूते कपड़े, तो ये सारी चीज़ें कैसे खरीदते थे? तो इसके बारे में आपने अपने पूर्वजों से पूछना है। चलो देखते हैं। अपनी व्यवस्था के बावजूद ये लोग कई त्योहारों एवं पर्वों का मिलजुल कर आयोजन करते थे, जिससे उनके हस्त निर्मित सामान के आदान प्रदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। अब देखो,
सामान, अब मैंने तो बना दिए जूते, अब मैंने जूते तो नहीं खाने हैं, तो मुझे तो अनाज चाहिए। तो अगर मैंने अनाज चाहिए तो मैं क्या करता था, तो उस टाइम पे क्या होते थे, मेले होते थे, त्योहार होते थे, तो वहाँ पर वो सारे जूते ले जाता था मैं। ठीक है, लोग मुझे अनाज देते थे और मैं उनको जूते देता था, तो इस तरह से अनाज मेरे पास हो जाता था और मेरे पास खाने के लिए अनाज आ जाता था और लोगों को जूते मिल जाते थे। और उस तरह मेले में सारे सामान इकट्ठे हो जाते थे, घड़े वाले के पास घड़े होते थे, जूते वाले के पास जूते होते थे, तो मेले में हर तरह की चीज़ें मिल जाती थी। तो पुराने समय में मेले इसीलिए लगाए जाते थे ताकि लोगों को सारा सामान मिल जाए। ठीक है, अलग अलग लोग वहाँ पर बेचने के लिए आ जाए। आगे चलते हैं। संभवतः व्यापार की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी और इसी तरह से ही फिर व्यापार की शुरुआत होती है और व्यापार शुरू हो जाता है। आगे देखिए ध्यान से, एक प्रयोजन कार्य आपको दिया गया है, एक असाइनमेंट दी गई है। पिछले वर्ष आपने कौन कौन से त्यौहार मनाए? अभी अभी तो आपने एक दीपावली मनाया, ठीक है, दिवाली मनाया, तो वही त्यौहार वैसे ही आपने पीछे कौन कौन से त्यौहार मनाए और उन त्योहारों को आपने कैसे मनाया और आपके साथ इन त्योहारों में कौन कौन लोग शामिल थे। तो सबसे पहले चलिए, त्यौहार का नाम तो मैंने जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया, दिवाली लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर दिवाली, इससे अच्छी तरह से तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए। दिवाली, तो आपने पहले नंबर पर लिख दिया दिवाली। और कैसे मनाया, तो कैसे मनाते हैं दिवाली? ठीक है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, पटाखे फोड़ते हैं आप, ठीक है, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को। तो किन किन लोगों के साथ, तो लिखो किस किस के साथ मनाई आपने। माता पिता, ठीक है, मम्मी पापा, दादा दादी, आपके चाचा चाची हैं, भाई बहन, जो भी आपके साथ है उनके नाम लिख लीजिए। ये नाम नहीं लिखना, माता पिता, भाई का नाम लिख दीजिए, बहन का नाम लिख दीजिए। तो इनके नाम आपने लिखने। इस तरह से एक त्यौहार हो गया। दूसरा त्यौहार आपने कौन सा मनाया है? होली मनाई है, ठीक है, या कोई और त्यौहार जो आपने मनाया है उनके नाम कैसे मनाया है वो लिखना है और एक असाइनमेंट आपने छोटी सी तैयार करनी है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या होता है, अब दादाजी से शिखा बात कर रही है, तो दादाजी उसको बता रहे हैं किस तरह से लोग व्यवसाय करते थे। और शिखा बोलती है, हाँ दादाजी, जैसे पिताजी चाचा जी भी तो व्यापार ही करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोलती है, इस शिखा के पिता दादाजी भी व्यापार करते हैं। तो शिखा बोलती है, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पिताजी और दादाजी भी तो व्यापार ही करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, तो बेटी बोलती है, बेटा, दादाजी बोलते हैं, हाँ दादाजी बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से ऊन का व्यवसाय करता है। ठीक है, ये ऊन का व्यवसाय कर रहे हैं, पिछले कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। अब तो तुम्हारे पिताजी और दोनों चाचा जी ने आधुनिक खड्डियाँ भी लगा दी हैं। खड्डियाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं उनकी खड्डियाँ लगा ली है और जिससे वे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले शॉल, ठीक है, शॉलें, पट्टू, चादरें बनाकर बेचते हैं। अलग अलग डिजाइन वाली बनाते हैं भाई। तुम्हारे दादी माँ, माता जी व चाची जी गृह कार्य के साथ साथ ऊन साफ करने का कार्य भी करती हैं और तुम्हारे पिताजी व चाचा जी दिन रात मेहनत करके अपने उत्पादों को बाजार में बेचते हैं। दादा पिताजी और चाचा जी क्या करते हैं, बाजारों में बेचते हैं। दादी माँ, चाची माँ, माता जी, ये सारे क्या करते हैं, मम्मी जो जो आप जो है शिखा की, वो क्या करते हैं, घर के काम के साथ साथ ऊन साफ भी करती हैं। और फिर उसके बाद शिखा शिखा कहती है, दादाजी, ऋषि के पिताजी का सेब का बहुत बड़ा बगीचा है, वह तो सेब का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दादाजी बोलती है, बेटी, रात बहुत हो चुकी है और तुम अपनी यात्रा से थक कर भी आई हो, अब सो जाओ, कल और भी बातें करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दादाजी बोलते हैं, सॉरी, शिखा पहले बोलती है कि ऋषि के पिता तो सेब का व्यापार करते हैं और यही तो होता है, हर इंसान जो है अलग अलग व्यापार करते हैं। तो सेब का व्यापार करते हैं ऋषि के पिताजी। तो दादाजी अब बोलते हैं, चलो बेटा, तुम भी थक गई होगी, अब रात बहुत हो चुकी है, अब आप भी सो जाइए। तो शिखा बोलती है, अच्छा दादाजी, कहती हुई शिखा दादी जी के साथ लिपट कर सो गई। अध्यापकों के लिए तो ये, चलो ये वो भी है।
तो बच्चों को संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताई जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार के बारे में वैसे आपने फैमिली के बारे में सुना होगा। फैमिली कौन कौन से टाइप की होती है। तो एक तो आपकी फैमिली होगी जिसको संयुक्त परिवार कहा जाता है, जिसके अंदर आपके दादा दादी चाचा चाची आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं। पूरा परिवार, बड़ा परिवार साथ रहता है तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और दूसरा परिवार होता है एकल परिवार, जिसमें आपके माता पिता और आप और आपका भाई या बहन जो होंगे वो रहते हैं, उसको एकल परिवार कहा जाता है। तो संयुक्त परिवार जैसा कि आपने देखा, शिखा जो है, शिखा किसके साथ रहती है? चाची के साथ, अपने दादा दादी के साथ। ठीक है, चाचा जी है, उनके भाई बहन जो भी है वो। तो शिखा का परिवार कैसा परिवार हुआ? संयुक्त परिवार हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं परियोजन कार्य की तरफ। तो परियोजन कार्य बच्चों को अपना अपना वंश वृक्ष व परिवार का इतिहास बनाने के लिए कहना है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में दूंगा, जब भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी इसकी, तो उससे उसके साथ ही इसका क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। तो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर जो भी बनेंगे वो आपको मैं भेज दूंगा। तो ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से लोग पहाड़ों में रहने के लिए आए, मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा। ठीक है, और फिर ये लोग जब यहाँ पर आए तो फिर उसके बाद मनाली में देखा हमने हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी के बारे में कुछ देखा कि हिडिंबा देवी कैसे देवी बनी, पहले वो क्या थी और किसके साथ उनकी शादी हुई, उस तरह से हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरह से लोग व्यवसाय करते थे हिमाचल में, जैसे दादाजी ने बताया, शिखा के दादाजी ने। फिर हमने देखा कि शिखा का जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। चाचा चाची रहते हैं, शिखा के माता पिता रहते हैं, बड़ा चाचा बड़ी चाची रहते हैं। तो इसी तरह से दादा दादी भी उनके साथ रहते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, एक वंश वृक्ष बनता है इनका। तो इसी तरह से अब वंश वृक्ष से आपको फ्यूचर में आपको असाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। इसी तरह से आपका ये बुक भी ये फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू क्लास।